आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो आज है 27 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका ईरान का टकराव हुआ तेज, मिडनाइट हैमर जैसे हमले का मिला इशारा। ईरान ने दिया साफ अलर्ट, IRGC का आया बयान। अमेरिका तस्वीर अधूरी देख रहा है, बड़ा झटका देंगे। ईरान ने वोस्तोक 1 रडार किया तैनात, आसमान पहले से ज्यादा हुआ लॉक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जासूसी जहाज एक्टिव, क्या ईरान की बड़ी हस्तियों पर रखी जा रही पल पल नजर। नेतन्याहू की निकली हवा, मारा यू टर्न, अमेरिका से फिर मांगी बैसाखियां। क्या हमास को हथियार छोड़ने के बदले मिल सकती है एमनेस्टी? क्या है अमेरिका का नया दाव? गजा के लिए पहुंची सऊदी अरब की मदद, 80वां जहाज मिस्र में उतरा। और नॉर्थ कोरिया ने दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, बढ़ गई टेंशन। उधर अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 23 मौतें, करोड़ों बेहाल। इन हेडलाइंस के बाद दोस्तों अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? पिछले कुछ घंटों में जो इंटेल मूवमेंट सामने आए हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न की याद दिला रहे हैं जो जून 2025 के मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन से पहले देखे गए थे। ईरान पर हमले के बादल गहरा गए, लेकिन ईरान भी तैयार है। दोस्तों, ईरान की तरफ से अब साफ सिग्नल आ रहा है कि हालात को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान की IRGC ने ये कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल की हर हरकत पर करीबी नजर रखे हुए है, क्योंकि ईरान पर मुमकिन हमले की चर्चा तेज हो चुकी है। आसार वैसे कुछ दिख भी रहे हैं। इसे ईरान समझ रहा है, भले कोई और समझे न समझे। अल जजीरा ने 27 जनवरी को IRGC के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा कि अमेरिका ये जो समझ रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन तेज और ताकतवर होगा, ये ईरान की ताकत को कम समझने का नतीजा है। यानी अमेरिका जो तस्वीर देख रहा है वो पूरी नहीं है। पिछले हफ्ते IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने भी खुली वार्निंग दी थी कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा रेडी है और ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, घोड़े पर, यानी वो कभी भी दब सकता है, खासकर तब जब अमेरिकी वॉरशिप्स लगातार रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब्राहम लिंकन तो मिडिल ईस्ट में सेट भी हो चुका है। कहना था कि अमेरिका और इसराइल को किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर गलत अंदाजा लगाया गया तो जवाब हल्का नहीं होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और जवाब के ऑप्शंस पहले से तैयार हैं। अब तस्वीर जो बन रही है वो ये है कि एक तरफ अमेरिका प्रेशर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो कहानी वैसी नहीं होगी जैसे अमेरिका ने बैठकर व्हाइट हाउस में प्लान की है, नक्शा ही बदल जाएगा। यानी जो इसराइल बार बार कहता है नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का शेप जो है वो बदल रहा है, ईरान कह रहा है नक्शा बदल जाएगा। यानी वेस्ट एशिया में ये टेंशन अब सिर्फ धमकियों तक लिमिटेड नहीं रही, महदूद नहीं रही, ये सीधा टकराव की तहलीज पर जाकर खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल बस इतना है, पहली गलती या पहला हमला कौन करता है? बढ़ते आगे, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए बेलारूस में बना वोस्तोक 1 रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये रडार 360 किलोमीटर दूर तक आसमानी टारगेट को पकड़ सकता है और 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती हर चीज पर नजर रख सकता है। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रडार है ये, इससे दुश्मन के ऑब्जेक्ट्स जो प्रोजेक्टाइल्स में बच नहीं सकते, एयरक्राफ्ट्स भी नहीं। आसमान अब पहले से ज्यादा कवर में है, ये कहा जा रहा है, और किसी भी सरप्राइज मूव की गुंजाइश कम होती जा रही है। ये रडार किसी भी चीज को गिराते नहीं है, बस गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये सिग्नल भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने सेंटकॉम रीजन में अपनी निगरानी और जासूसी एक्टिविटी तेज कर दी है। जासूसी और निगरानी करने वाले एडवांस हवाई जहाजों को रीपोजिशन किया जा रहा है यहां से वहां। इससे साफ लगता है कि मिडिल ईस्ट पर नजर पहले से कहीं ज्यादा पैनी की जा रही है। जासूसी, टोही, निगरानी, ये सब क्यों लगाए जाते हैं? अमेरिकी एयरफोर्स का RC-135W डिबेट ज्वाइंट जो सिग्नल्स पकड़ने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए जाना चाहता है, कई महीनों बाद पहली बार मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक से पहले लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया गया था।
कम्युनिकेशन जैम करना, सिग्नल जैम करना, यही सब। ये प्लेन कम्युनिकेशन रडार के सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को इंटरसेप्ट करता है और रियल टाइम डेटा सीधे कमांडर्स तक पहुंचाता है, अपने कमांडर्स तक। यानी एक तरह से ये ईरान को मिलने वाले सिग्नल और कॉल्स और मैसेजेस, ये तमाम जो भी इनपुट है उस सबको जैम कर सकता है। इसके साथ ही एक RC-135B भी जो रिवेट जॉइंट कहलाता है, वो जहाज भी अमेरिका के अंदर से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड की तरफ रवाना हो चुका है, खबरें ये कह रही हैं। दोस्तों, ये सब नॉर्मल ड्रिल नहीं लगे, ये किसी जंग की वो साइलेंट स्टेज होती है जहां पहले आंखें और कान एक्टिव किए जाते हैं और फिर अगला स्टेप लिया जाता है। मेरी आंखें गलत जगह हो गई। खैर, अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बना रहा है या फिर ये किसी बड़े मिलिट्री मूव की सीधी तैयारी है? क्योंकि जब आसमान में ऐसे जहाज तैनात होने लगे तो इसका मतलब होता है कि जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें ईरानी आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। सूबों के गवर्नर्स की मीटिंग में बोलते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा कि वेस्ट जो इंसानी हुकूक का ढोल पीटता रहता है और अपने आप को इंसानी हुकूक का मसीहा बताता रहता है, वो महज एक बहाना, एक छलावा है। पेज़ेश्कियान के मुताबिक असल मकसद ईरान का तेल है, गैस है, कुदरती है और नेशनल रिसोर्सेज पर हाथ डालना है। उन्होंने साफ कहा कि वेस्ट की नजर ईरानी आवाम की भलाई पर नहीं बल्कि अपने फायदे और लूट पर टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि इंसानी हुकूक की बात करने वाले खुद कितने बेनकाब हो चुके हैं। दोस्तों, अब कुछ अलग खबरें। बेंजामिन नेतन्याहू की हालत अब इतनी पतली हो चुकी है कि एक हफ्ते पुरानी बात से ही यू टर्न मारना पड़ गया उसको। अभी कल ही तो बोल रहा था पिछले हफ्ते कि इस्राइल अब अपने पैरों पर खड़ा होगा, अकेले चलेगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने हथियार खुद बनाएंगे, और आज सीन बिल्कुल उल्टा हो गया। अब उसे फिर बिग डैडी यानी अमेरिका की बैसाखियां चाहिए, यार लंबे वक्त तक चाहिए। खबरों के मुताबिक इस्राइल अब अमेरिका के साथ 10 साल की एक नई सिक्योरिटी डील करना चाहता है। ये वही इस्राइल है जिसने हाल ही में ढिंडोरा पीटा था कि वो अमेरिका पर मिलिट्री तौर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा, यानी मोहताजी कम करेगा अमेरिका के साथ जो उसकी बनी हुई है, और खुद कफील यानी कि आत्मनिर्भर बनेगा, खुद कफील। याद दिला दें दोस्तों, इस वक्त इसराइल को हर साल करीब $3.8 बिलियन की अमेरिकी मिलिट्री मदद मिलती है और ये डील 2028 में खत्म हो रही है। नेतन्याहू पहले कह चुका था कि अब कैश हैंडआउट नहीं बल्कि जॉइंट मिलिट्री और डिफेंस प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब पैसा भी अमेरिका डाले और सिस्टम भी वही चलाए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी इसराइल को दी जा रही इस मदद पर सवाल तेज हो चुके हैं, खासकर गजा में चल रही तबाही के बाद। वहां डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि आखिर कब तक इसराइल को खुली छूट मिलती रहेगी, कब तक पालोगे लल्ला को। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू की जुबान कुछ और थी, जमीन पर हालात कुछ और निकले। अकेले दौड़ने की बात करने वाला इसराइल अब फिर से वॉशिंगटन के दरवाजे पर खड़ा है। नॉक 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 नॉक, खोलो खोलो, हम आ गए हैं। सवाल यह है कि अमेरिका इस बार किस कीमत पर हाँ बोलेगा। दोस्तों, अमेरिका अब खुलकर ये सिग्नल दे रहा है कि गजा में हमास से हथियार डलवाने के बदले कोई ना कोई एमनेस्टी डील टेबल पर रखी जा सकती है। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने यह दावा किया है कि अमेरिका का मानना है हमास अगर हथियार डालता है तो उसके साथ किसी तरह की राहत या माफी जुड़ी होगी। एमनेस्टी का मतलब यही है कि कुछ सहूलत हमास को दी जाएगी। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब इसराइल को गजा में बचे आखिरी होस्टेज की खुर्द बुर्द बॉडी या जो भी उसके रेमिनेंट्स वो मिल गए। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर हमास पर अब दबाव बना रहे हैं कि वो अब हथियार छोड़ दे ताकि गजा के रीडेवलपमेंट प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। अमेरिकी ऑफिशियल का कहना है कि वॉशिंगटन का वो भरोसा है कि हमास के अंदर से ही डिसआर्म होने की यानी निहत्ता होने की बातें निकल रही हैं। उनका मानना है, उनके मुताबिक हम हमास के लोगों को खुद ये कहते सुन रहे हैं कि वो हथियार छोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही धमकी भी साफ है।
अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो उसे डील तोड़ने वाला माना जाएगा, यानी या तो डिसआर्म करो या फिर पूरा प्लान क्रैश। असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन का रास्ता है या फिर हमास से हथियार छीनकर गजा को पूरी तरह कंट्रोल में लेने का ब्लूप्रिंट है। और अगर एमनेस्टी यानी कोई रियायत होगी भी तो उसकी शर्तें कौन तय करेगा, गजा वाले या अमेरिका और इसराइल की जोड़ी? दोस्तों इतना तो तय है कि डिसआर्म के नाम पर रेजिस्टेंस और मुस्तकबिल तीनों को एक ही डील में पैक करने की कोशिश चल रही है। अब देखना यह है कि हमास झुकता है या ये प्लान भी जमीन पर आते ही बिखर जाता है। दोस्तों गजा के लिए सऊदी अरब की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। सऊदी राहत मिशन का 80वां एयरप्लेन मिस्र के एल एरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। एटियट प्लेन, ये एयरप्लेन किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर यानी KS रिलीफ की तरफ से भेजा गया है और इस पूरे ऑपरेशन में सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री और काहिरा में मौजूद सऊदी एम्बेसी की कोऑर्डिनेशन सामने आई है। ये खबर भी 27 जनवरी को सामने आई है। इस फ्लाइट में खाने पीने के फूड बास्केट्स और रहने के लिए शेल्टर किट्स लाए गए हैं, जिन्हें आगे गजा के अंदर जंग से मुतासिर फलस्तीनी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। गजा में हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां ये राहत के सामान लोगों के लिए सांस लेने जैसी चीज है। ये राहत के सामान KS रिलीफ के जरिए सऊदी अरब पहले भी कई बार गजा के लिए सपोर्ट भेज चुका है और ये 80वीं फ्लाइट उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। मैसेज साफ है, गजा अकेला नहीं है और मुश्किल हालात में भी फलस्तीनी आवाम के लिए रीजन से सपोर्ट पहुंच रहा है। मनुष्य और पशुओं के बीच गहरा नाता रहा है, जैसे एक्विस एसिनस, प्यारा जीव। इसके कई रूप हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर रीजन में टेंशन बढ़ा दी है। जापान का कहना है कि आज 27 जनवरी में नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो सी ऑफ जापान यानी जापान के समंदर की तरफ गईं। साउथ कोरिया की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने मशरकी जो समंदर है उनका ईस्ट सी है उसकी तरफ एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट डिटेक्ट की है, यानी सियोल और टोक्यो दोनों अलर्ट मोड में आ गए हैं। जापान की कोस्ट गार्ड ने डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि 2 मिसाइलें फायर हुई और दोनों समंदर में गिर गईं। जापानी न्यूज एजेंसी जीजी प्रेस के भी मुताबिक ये मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी, यानी फिलहाल सीधे जापानी इलाके को टच नहीं किया गया। लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ है, नॉर्थ कोरिया फिर से अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहा है। किंग जोंग उन के सर पर कोई फितूर फिर से सवार हो गया है या वो तेज हो गया है। फितूर तो हमेशा रहता है उसके सर पे। रीजन पहले ही अमेरिका, चाइना और कोरिया की टेंशन से गर्म है और ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये मूव हालात को और अनस्टेबल कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रूटीन टेस्ट है या फिर किसी बड़े सिग्नल की शुरुआत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब भी मिसाइल चलाता है मामला सिर्फ मिसाइल तक महदूद नहीं रहता, उससे आगे निकल जाता है। अमेरिका में खतरनाक बर्फीले तूफान के बाद अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। कड़ाके की ठंड ने करोड़ों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि बिजली ठप है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से जाम पड़ा है। न्यू मैक्सिको से लेकर दूसरे इलाकों तक कई शहर बर्फ, तेज हवाओं, फ्रीजिंग बारिश और ओलों से जूझ रहे हैं। ऊपर से आर्कटिक की जानलेवा हवा राहत और रेस्क्यू के काम को और मुश्किल बना रही है। बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि एक लंबा इम्तिहान है जो अब भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।